आपको बता रहे हैं हम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जिन आतंकवादियों के चेहरे अब सामने आ चुके हैं, 4 आतंकवादियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इनका जो मास्टरमाइंड है जिसका नाम सैफुल्ला कसूरी है, उसको लेकर के एक खुलासा हो रहा है। अगस्त 2024 में, मतलब अब से आप समझिए कुल 7 महीने पहले, यह आतंकवादी कतर गया था। कतर में इसने हमास के लीडर से मुलाकात की थी। सैफुल्ला हमास लीडर खालिद मशाल से मिला था। सैफुल्ला कसूरी की मुलाकात इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वो कतर गया, तब हमास के लोगों से हुई थी। ये सैफुल्ला लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का भी करीबी बताया जाता है। नाम आप एक बार फिर सुन लीजिए, सैफुल्ला कसूरी। ये जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है, इसने भी कुछ वक्त पहले पीओके में एक बहुत जहरीली स्पीच दी, वहां जिहाद के नारे लगवाए, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इसने तमाम तरीके का जहर उगला। और उसके बाद चंद दिनों बाद आप ये हमला देखते हैं। और पहलगाम आतंकवादी हमले पर मैं एक और नई बात आपको बताता हूं। लश्कर का एक कमांडर सैफुल्ला हमले का मास्टरमाइंड है, ये आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं। 2 महीने से इस हमले की प्लानिंग कर रहा था ये सैफुल्ला कसूरी। 2 बार इसने पाकिस्तानी आर्मी कैंप का भी दौरा किया। तो इससे भी साफ पता चलता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है कि हमारी फौज, हमारी आईएसआई सीधे तरीके से कहीं इन्वॉल्व नहीं है ऐसी वारदातों के अंदर, ये सब धोखा है, सब सरासर झूठ है। ये वो आतंकवादी है, ये कतर जाता है, हमास का जो मुखिया था इस्माइल हानिया, उसके फ्यूनरल में जाकर के शिरकत करता है, वहां हमास के लोगों से मुलाकात करता है। अब ये स्पीच देता है भारत के खिलाफ। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के आर्मी कैंप का दौरा करता है और उसके बाद भारत में ये हमला होना है। सर, अब ये तो आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी पुख्ता होती है, जो सोर्सेस से आती है। आपने वो इंटेलिजेंस पर एक्शन लिए हैं खुद कश्मीर घाटी के अंदर, तो ये तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का हाथ तो इसमें। बिल्कुल सौरभ, इनफैक्ट कई बार हंसी आती है, कई बार पाकिस्तान के स्पीकर आते हैं, कुछ आते कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ये तो आपके लोग कर रहे हैं। तो वहां पर अगर पाकिस्तान में रह के वो जहरीले बयान दे रहा है, अगर उनका आर्मी चीफ जहरीले बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि कश्मीर हमारे नब्ज है, गर्दन की नब्ज है, अगर वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड वाली बातें कर रहा है, और अगर वहां पर इनको ट्रेनिंग मिल रही है, वहां खुलेआम घूम रहे हैं, तो किस बात का, ये कैसे मना कर सकते हैं, किस बात का डिनायल है? ये तो एक तरह से जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पाकिस्तान सेना के एक्सटेंशन है, जैसे कि भैया हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, इनको भेजो मरने के लिए। कश्मीरी जो है गरीब आदमी जो हैं, जो पाकिस्तानी कुछ गरीब हैं, उनको वीडियो दिखाया, फोटो दिखाई, दुनिया भर का मोटिवेट किया, ब्रेन वॉश किया, जहर भर दिया दिमाग में और कहा जाओ और मरो। उनके लिए डिस्पोजेबल हैं, वो मर जाए, 4 मरे 10 मरे, उसको पाकिस्तान सेना को फर्क नहीं पड़ता। सर, एक और अपडेट है मेरे पास, मैं दे देता हूं। पहलगाम हमले के आतंकवादियों पर एक और खुलासा। 3 आतंकवादियों के कोड नेम थे, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। मूसा, यूनुस, आसिफ, ये इन आतंकवादियों के कोड नेम थे। मतलब इनके असल नाम के अलावा एक दूसरे को जिन नामों से ये बुलाते थे, वो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं। जो आप तस्वीरें आपने देखी, जो स्केच आपने देखे, इन्हीं के ये कोड नेम थे। और ये तीनों आतंकवादी पुंछ में भी इससे पहले एक टेररिस्ट वारदात कर चुके थे। अब मूसा, यूनुस, आसिफ, इस नाम से ये आपस में एक दूसरे को बुलाते थे। अगर इनकी बात होती थी कहीं या इनको यहाँ समर्थन देने वाले लोगों से, इसी नाम से ये जाने जाते थे। और ये और बड़ी बात है कि पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट रह चुका था। मतलब अब इसका कि ये काफी वक्त से कश्मीर के अंदर रह रहे थे। और आतंकवादी आसिफ, फौजी का नाम कोड नेम मूसा था, सुलेमान शाह का कोड नेम यूनुस था, और अबू तलहा का कोड नेम आसिफ बताया जा रहा है। फिर बता रहा हूं आपको, आसिफ फौजी जिसका नाम है, उसका कोड नेम मूसा बताया था, सुलेमान शाह का नाम यूनुस था, और अबू तलहा का जो कोड नेम था वो आसिफ था। और ये पहले भी एक वारदात के अंदर शामिल रह चुके थे। सारे तो नाम, कई बार तो नाम ही आपको पहचान आपकी उजागर कर देता है। ऐसे नाम हमारे यहां तो नहीं होते। अबू तलहा, और जैसा अब जो और इंफॉर्मेशन है कि इससे पहले भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल रह चुके हैं। आप महीनों से रह रहे हो, इसका मतलब। देखिए सौरभ, ये जो आप अभी खुलासा कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये नहीं कि ये 48 आवर्स के बीच में ये मिल गई सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसको जाहिर कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशंस सभी के पास होती है, इवन नीचे ग्राउंड लेवल तक होती है। और ये लोग वही हैं, केवल
आके मिलते हैं और ये कार्रवाई करते हैं। मैं फिर से आपको बताऊं, इसमें यदि आप जम्मू कश्मीर को आप बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर, उसके 3 ही आयाम हैं, इसके अलावा चौथा आयाम नहीं है। या स्पाइरल ये फिर होगा, फिर हम यहाँ बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ये होगा। देखिए, आपने बताया कि इनका एलिस नाम है ना, कि ये उसको मूसा बुलाते हैं किसी को। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें लिस्ट बनी होती हैं और आप फिर बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, जितने टेररिस्ट हैं, ये बोलते हैं ना 80 के आसपास यह घूम रहे हैं यहां पर, और तकरीबन ओवरग्राउंड वर्कर्स, तो मेन ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसको हम लोगों ने ये कह दिया कि वो पॉलिटिकल वर्कर को बना दिया, उनको हर एक पार्टियों के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको हाथ नहीं लगा सकते आप। एक हाथ लगाने की ट्राई की थी, बीजेपी की गवर्नमेंट महबूबा के साथ थी, तो लगाने के उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को जला दिया उस समय, और ये सारे खड़े हो गए कि ये तो बच्चे हैं, नादान हैं, ये कश्मीरी हैं। यही बात होती है, चाहे बुरनवानी हो उसकी बात की। आज भी 2 ही चीज हैं, आप ओवरग्राउंड, ये एक कदम नहीं चल सकते, 2 कदम आप कहते हैं ना, इतनी ये चारों तरफ से आपके पास आ रहे हैं, इसलिए कि ओवरग्राउंड वर्करों का जाल फैला हुआ है। एक्शन नंबर 1 ऑन ओवरग्राउंड वर्कर्स, या आप करें 80% आप सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, मगर हम उसको करना ही नहीं चाहते, चाहे कोई भी, इंक्लूडिंग आज के दिन हम इसको छूना नहीं चाहते, और यही प्रॉब्लम है। आपने बताइए, इतना समय 35 अल्फा और 370 के जाने के बाद डेमोक्रेटिक पैटर्न क्यों नहीं चेंज हो सकता है? क्यों नहीं इस इलाके में हमारी कंपनियां, हम जाके, आप जाकर के फौज क्यों नहीं रह सकते? इस इलाके में हाई एल्टीट्यूड मॉनिटर वार का विंग वो हटा दिया गया। तो आप यदि इन चीजों को मानेंगे, और ये करता कौन है? ये यहां के नहीं, केंद्र सरकार कर सकती है। वो हम बता रहे थे, दिस इज वन। हाँ, दूसरा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम आप कह रहे थे ना, कि उसका थ्रेशोल्ड, ये दीज आर नॉट द इंटेंसिटी यू हैव टू। यदि आप कहते हैं पीओके हमारा है, यदि आप कहते हैं ना, ये आपने 2019 में पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि पीओके को हम कहते हैं हमारा है, तो लेने की क्षमता, जब हम पूरा बांग्लादेश को, इस पाकिस्तान को ले सकते हैं, तो ये पीओके क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं ऑल आउट वॉर, ऑल आउट एक्शन होना चाहिए? ऑल आउट वॉर की जरूरत नहीं होती है। आप जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिस तरह से आप ये हमास की ही बात कर लीजिए, सुन एक मिनट में खत्म करने दीजिए, कि अदरवाइज लोग इसको ना ये कर देंगे। जब आप जाते हैं तो इन हाइट को आप ऑक्युपाई, वो आपके हाइट को ऑक्युपाई करता है, हम जाते हैं, हम उसको छोड़कर आ जाते हैं। आपके जितने कॉरिडोर हैं, ओनली 24 या 25 कॉरिडोर्स हैं। यदि हम उस पीक पे जाते हैं जो कि अनमार्क्ड है, वो हमारा इलाका है, हम उसको यदि पकड़ते हैं तो छोड़ना। और मैं बताता हूं, ये प्लाटून कमांडर लेवल की ऑपरेशंस हैं, ये नहीं कि इसके अंदर में आपको पूरा वेस्ट ईस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड और इसको लगाने की जरूरत पड़ेगी, वेस्टर्न कमांड। ये ऑपरेशन, मगर हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत है की चोटियों पर हम बैठे जाकर, हम बैठे, ठीक है, कि आपको ये फेल्फेडिया कॉरिडोर का नाम सुन रहे हैं ना, नेट्रोजियम कॉरिडोर उन्होंने गाजा में बना दिया, हम नहीं कर सकते ये। ठीक है सर, एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आपको। मैंने आपको 3 नाम दिए अभी आतंकवादियों के, ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी हैं, ये क्लियर है बिल्कुल। ये आतंकवादी जिन्होंने कल पहलगाम में 28 लोगों की मौत, कोई की हत्या की, ये पाकिस्तान से ही आए थे, पाकिस्तानी ही थे। ये ऐसा नहीं है कि यहां के लोग जो हैं कश्मीर के और ट्रेनिंग लेने के लिए वहां चले गए और फिर वापस आए। ये पाकिस्तान के ही लोग थे, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान में इन्होंने ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लिया, उसके बाद ये भारत आए। अब ये कब से भारत में रह रहे थे इसकी तो जांच होगी, लेकिन अब ये चूंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक ऑपरेशन, एक आतंकवादी हमले में ये शामिल रह चुके थे, तो काफी वक्त से ये कश्मीर घाटी के अंदर रह रहे थे, मतलब पूरा वक्त था इस हमले को अंजाम देने के लिए, जगह चुनने का, उस सही वक्त का इंतजार करने का, वैसी जगह पर जहां पर सुरक्षा बलों की प्रेजेंस ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये बहुत अंदर है कश्मीर घाटी में, एलओसी से बहुत दूर। अभी हमारे आपको मेहमानों ने बताया 80-90 किलोमीटर से भी ज्यादा एलओसी से है। आप सोचिए, पूरा कश्मीर पार करके ये लोग इस जगह तक पहुंचे थे। बात यह हो रही है कि भारत क्या जवाब दे। हमें कश्मीर घाटी के अंदर भी सफाई करनी है, जम्मू कश्मीर में सफाई करनी है, और पाकिस्तान पर भी एक्शन लेना है। पाकिस्तान की सेना का चीफ 4 दिन पहले अपने तकरीर में कहता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान बना, हम एक सुपीरियर आइडियोलॉजी है और कश्मीर हमारी शारग है, गर्दन की नस है। बड़े दिनों के बाद किसी पाकिस्तानी जनरल के मुंह से ऐसी बात सुनी, और उसने एक ऐसे मौके पर कही जब वो जानता था यह बात पूरी दुनिया में सुनाई देगी।
और उससे पहले शायद वो सारा इंतजाम कर चुका था इस आतंकवादी हमले का, बस इंतजार कर रहा था कि कब उसके ये टट्टू गोली चलाएं। सर देखिए, जो आपने बात करी कि हमें क्या करना चाहिए, इसके कई ऑप्शंस हैं और भारत सरकार के पास में, मिलिट्री के पास में, इंटेलिजेंस के पास में ये सारे के सारे ऑप्शन टेबल पर हैं और मैं सबका एक बार विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान के साथ डील करना है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑल आउट वॉर की मैं हिमाकत नहीं करूंगा। उससे कम काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कुछ हम पहले कर चुके हैं, कुछ हमें और करने हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, कोई कारण नहीं बनता। हमारे पास सारे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, एलईटी के, जेईएम के, सबके ग्रिड रेफरेंसेस हैं, सबकी लोकेशंस हैं। मिसाइल अटैक करना कोई परेशानी नहीं है, वो अभी हो चुका है, क्योंकि अभी हो रहा है ये। जहाँ जहाँ लोगों को अपना लगा कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में, उन्होंने ये एक्शंस लिए। ड्रोन्स के एक्शंस हुए हैं, उसी मुताबिक स्ट्राइक्स हुई हैं। कॉवर्ट एक्शन, जो दूसरे एक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं छुपके वार करने वाली बातचीत, जैसे उन्होंने पेजर्स के ऊपर किया है। मैं नहीं समझता कि हमारी एजेंसीज को तब तक चुप बैठना चाहिए जब तक हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर और जो इसकी अभी फोटो दिखाई आपने, इनको क्यों नहीं उड़ाया जा सकता। अगर उनके दर्जनों स्लीपर सेल इंडिया में हैं, तो क्यों हमारे इतने स्लीपर सेल पाकिस्तान में क्यों नहीं है। और जाहिर है कि इस तरफ हमें काम करने की जरूरत है। एक सेकंड, लेकिन जब बालाकोट हमने किया था तब भी हमारी पोजीशन ये थी कि हमने ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना पे हमला नहीं किया, आतंकवादियों पे हमला किया। लेकिन अभी तो हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को दर्द ही तब होता है केवल जब उसके फौजी मरते हैं। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना जाहिर है कि टेररिस्ट है, और पाकिस्तानी सेना के चीफ ने जब इस किस्म का वक्तव्य दिया, और वो पुराना आईएसआई चीफ रहा है, और उसके साथ साथ उस अपने वक्तव्य को पूरे वर्ल्ड को सुनाने के लिए इस वारदात को भी अंजाम दिया, तो ये तो इंटेंशन है। और जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है कि सीज फायर उन्होंने ऑलरेडी वायलेट कर दिया है, इसके बाद हमें इतनी फायरिंग करनी चाहिए। उनके पास अभी पैसे नहीं हैं उतने एमुनिशन के, और अगर हम उतनी फायरिंग करते हैं तो जाहिर है कि उनकी अर्थव्यवस्था और पाकिस्तानी आर्मी की ताकत पर भी दिक्कत पड़ेगी, और उन्हें अभी दो फ्रंट पे लड़ना है, क्योंकि उनको वेस्टर्न साइड में भी उनको तकलीफ हो रही है। तो ये मौका है हमारे लिए, अच्छा मौका है, जब हम पाकिस्तानी आर्मी को प्रेशर में डाल सकते हैं बिना लड़ाई शुरू करें। सर एक क्विक कमेंट में कर्नल साहब के पास जाता हूं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, प्लीज। आप बोल दीजिए, मैं आ रहा हूं सर। देखिए, आपने कहा, और बहुत कम समय लूंगा, कि हमें करना क्या है पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में कहना है कि ऑल आउट, एक हम लोग जानते हैं ना, एक वर्ड चलती है ऑल आउट वॉर, ऑल आउट में कि पूरा मोबिलाइजेशन हो जाए। हमने दिखाया है कि हम ऐसे करते हैं, मगर ऐसे नहीं होता है। ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 48 आवर्स का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता है। बालाकोट वन रिट्रीब्यूशन नहीं। आप देखिए ना, आप यदि लेबनान के वॉर को देख रहे हैं, सीरिया की, वो बार बार होती है। ये आप टोकनिज्म नहीं कर सकते। टोकनिज्म करके हम सौरभ जी को खुश कर देंगे कि मैं यदि कमांडर हूं, मैं आपको खुश कर दूंगा कि हमने एक्शन ले लिया। ये नहीं होती है। अब या तो आपको देश के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ करके दिखाना, एक बात होगी। हाँ, दूसरा कि आप वाकई हल करना चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो। आप 40 साल से हल नहीं कर पा रहे ना, हम वही स्पाइरल में वापस आ जाते हैं, वही चीज घूम। ये आप लेके चलिए, 3 महीने बाद आप फिर बुलाएंगे कि इसको बात करें। और ये तस्वीरें देखिए अभी आ रही हैं। ये गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे पहलगाम, उस वक्त की तस्वीरें हैं, वो हेलीकॉप्टर से उनको पहुंचाया गया। अच्छा, ये भी हम हमेशा नहीं देखते कि किसी ऐसी वारदात की जगह पर कोई इतना बड़ा व्यक्ति जो है वो ठीक उस स्पॉट पर जाए। ये तो बताया जा रहा है कल अंधेरा हो गया था, नहीं तो शायद कल ही तैयारी थी कि कल ही शायद वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको कश्मीर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। फिर वहां उनको एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी दी गई। उसके बाद फिर आज वो आए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या जगह है जहां पर यह हमला हुआ है। तो प्रधानमंत्री का वापस आ जाना, गृह मंत्री का स्पॉट पर चले जाना, भारत सरकार, ये तो कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त फुल्ली अवेयर है कि देश क्या चाहता है। मैं आपको एक चीज बताऊं जी सरोज जी, जब हमारा पायलट, सॉरी मैं नाम भूल गया, जो अभिनंदन, जब अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में था, और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला कि अगर आप उसको 24 घंटे में वापस नहीं करेंगे तो आपकी शामत आने वाली है। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, अपने सेनेट में स्पीच दिया कि बाजवा, जनरल बाजवा उनके पास आ गए ऑफिस में, उनकी टांगे थरथरा रही थी। वो बोल रहा था कि अगर हम अभिनंदन को छोड़ते नहीं है तो मिसाइल अभी आने वाले हैं।
ये उसने फॉरेन मिनिस्टर ने अपने सीनेट में स्टेटमेंट है उसका। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब इंडिया ने रिजॉल्व दिखाया कि अगर आप उसको छोड़ते नहीं तो हमारे मिसाइल आपके पास आ जाएंगे, तो एकदम से उन्होंने गिव अप किया। क्यों? उनका प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ये सोच के रखा कि भारत कुछ करेगा नहीं। अब भारत के पास क्या ऑप्शंस है? भारत को हर ऑप्शन को एग्जामिन करना पड़ेगा, और फाइनल ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपके ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ऑल आउट वॉर के लिए। लेकिन ऑल आउट वॉर के नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जनरल अस्थाना साहब ने बताया, आप उनको एग्जामिन करके उनको इस्तेमाल कीजिए। अगर उसके बाद ऑल आउट वॉर होता है फिर आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल से हमारे लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव? यही ऐसे साहब ने जो बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक एक बार की चीज नहीं है, सिर्फ एक बार करके खत्म नहीं हो जाएगी। एब्सोल्युटली नहीं, इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। अगर पाकिस्तान ने करगिल के अंदर हमारी हाइट्स को कैप्चर किया और हमको कम से कम 1000 जवानों की शहादत देनी पड़ी उसको वापस लेने के लिए, और तब आपके पास मौका था कि उनके पीओके को कैप्चर करो, आपने नहीं किया। आप हमेशा ये मैसेज दे रहे हो कि भाई हम नहीं कुछ करने वाले हैं, आप जो कर दो, हम तो अपने लॉज के अंदर काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बहुत बड़े देश हैं और आप अपने ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? तो आपको ये सब ऑप्शंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर ऑल आउट वॉर हो जाता है उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा।